जरा सोचिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने खेत के बारे में सोचिए। आप सुबह उठते हैं, खेत पर जाते हैं, फसल लहलहा रही है, बाहर से सब कुछ हरा भरा दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों के नीचे उस जमीन की गहराई में एक बहुत बड़ी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही है कि अब बस करो। हम जिस मिट्टी को अपनी माँ कहते हैं, आज वो मिट्टी आईसीयू में पड़ी है। वो आखिरी सांसें गिन रही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि 20 साल पहले आप जितनी खाद डालते थे, आज उससे 3 गुना ज्यादा डाल रहे हैं? लेकिन क्या पैदावार 3 गुना बढ़ी? बिल्कुल नहीं। पैदावार या तो उतनी ही है या घट गई है। लागत आसमान छू रही है और मुनाफा जमीन में धंसता जा रहा है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? क्या बाजार में मिलने वाले बीज खराब हैं या दवाइयों में बम नहीं रहा? नहीं किसान भाइयों, समस्या बीज या दवा में नहीं है। समस्या उस कारखाने में है जहां ये सब पैदा हो रहा है। समस्या आपकी मिट्टी की सेहत में है। हमने उसे रसायनों का ऐसा नशा दे दिया है कि अब बिना जहर के वो कुछ उगलती ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम खेती की दुनिया के सबसे कड़वे सच का सामना करेंगे। आज हम किसी उत्पाद का प्रचार नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आने वाले 10 सालों में आपके खेत बंजर हो जाएंगे। आज हम उस ताले की चाबी खोजेंगे जो आपकी मिट्टी में लगे पोषक तत्वों के भंडार को खोल सकती है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं भारत का सबसे विश्वसनीय और तकनीकी चैनल एआई खेती। एआई खेती पर हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपको खेती का वैज्ञानिक बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोई हुई मिट्टी को फिर से जगा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि मिट्टी तो बस एक माध्यम है जिसमें जड़ें टिकती हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मिट्टी निर्जीव नहीं है। मिट्टी एक जिंदा कारखाना है, एक जीवित प्राणी की तरह। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जितनी पूरी धरती पर इंसानों की आबादी भी नहीं है। इसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, अरबों फंगस होते हैं, केंचुए होते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके पौधे को खाना खिलाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। आप बाजार से डीएपी का कट्टा लाते हैं, यूरिया लाते हैं, खेत में बिखेर देते हैं। आपको लगता है कि आपने पौधे को खाना दे दिया, लेकिन सच ये है कि पौधा उस डीएपी को सीधा खा ही नहीं सकता। जैसे आप कच्चा गेहूं नहीं खा सकते, आपको रोटी बनानी पड़ती है। ठीक वैसे ही पौधे के लिए खाद को पकाने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। ये बैक्टीरिया उस रासायनिक खाद को तोड़ते हैं, उसे पकाते हैं और तब जाकर पौधे की जड़ें उसे सोख पाती हैं। लेकिन पिछले 40-50 सालों में हमने क्या किया? हरित क्रांति के नाम पर हमने रसायनों की आंधी चला दी। हमने कीटनाशक डाले, खरपतवार नाशक डाले। नतीजा क्या हुआ? हमारे खेत के ये रसोइये, ये मित्र कीट और बैक्टीरिया मर गए। हमारा रसोइया मर गया। अब स्थिति ये है कि आपके खेत में खाद तो पड़ी है, लेकिन उसे पकाने वाला कोई नहीं है। मिट्टी सख्त हो गई है, ईंट जैसी हो गई है, जड़ें फैल नहीं पा रही हैं और इसी वजह से आप हर साल खाद की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। तो अब सवाल ये है कि इस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारा कैसे जाए? क्या कोई जादू की छड़ी है? जी नहीं, इसका रास्ता विज्ञान से होकर जाता है और इस विज्ञान का सबसे पहला शब्द है जैविक कार्बन, यानी ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन खेती की दुनिया का सबसे कीमती शब्द है। इसे आप मिट्टी का पेट्रोल मान सकते हैं। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो इंजन चाहे मर्सिडीज का हो या ट्रैक्टर का, गाड़ी हिलेगी भी नहीं। ठीक वैसे ही अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो आप चाहे दुनिया की सबसे महंगी खाद डाल दे, पौधा उसे नहीं ले पाएगा। आज़ादी के समय हमारी भारतीय मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1% से ऊपर हुआ करता था। आज ये घटकर 0.3 या 0.4% रह गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कार्बन 0.5 से नीचे है तो वो मिट्टी बीमार है, वो बंजर होने की कगार पर है। ये ऑर्गेनिक कार्बन करता क्या है? ये मिट्टी को स्पंज की तरह बनाए रखता है, ये पानी को सोख कर रखता है और सबसे जरूरी बात, ये उन करोड़ों जीवाणुओं का भोजन है। अगर कार्बन नहीं होगा तो बैक्टीरिया भूखे मर जाएंगे और अगर बैक्टीरिया मर गए तो आपकी खेती खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार में कार्बन की कौन सी बोतल मिलती है? किसान भाइयों, कार्बन बाजार में नहीं मिलता। इसे आपको अपने खेत में ही बनाना होगा और इसके बनाने के 3 सबसे प्रामाणिक और सस्ते तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला तरीका, हरी खाद।
क्या आपने कभी सोचा कि हमारे बुजुर्ग ढैंचा या सनई क्यों बोते थे? क्या उन्हें शौक था? नहीं, ये उनका विज्ञान था। ढैंचा एक जादुई फसल है। इसकी जड़ों में नाइट्रोजन की फैक्ट्री होती है। जब आपका खेत खाली हो, खास तौर पर गर्मियों में या गेहूं कटने के बाद, तो आप ढैंचा की बुवाई करें। इसे बड़ा होने दें। जब ये फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाए, यानी जब इसमें फूल आने वाले हों, तब इसे खेत में ही रोटावेटर चलाकर मिट्टी में मिला दें। इसके पीछे का विज्ञान समझें। जब ये हरा पौधा मिट्टी के अंदर सड़ता है, तो भारी मात्रा में कार्बन पैदा होता है, सेल्यूलोज पैदा होता है। ये सड़कर ह्यूमस बनता है। ह्यूमस यानी मिट्टी का काला सोना। 1 एकड़ की हरी खाद आपको 25 से 30 किलो शुद्ध यूरिया के बराबर नाइट्रोजन देती है। और सबसे बड़ी बात, ये मिट्टी को मक्खन जैसा मुलायम बना देती है। अगली फसल की जड़ें इतनी आसानी से गहराई तक जाती हैं कि पौधा गिरने का नाम नहीं लेता। दूसरा तरीका, गोबर की खाद, लेकिन सही वाली। 90% किसान यहां गलती करते हैं। वे घूरे से कच्चा गोबर उठाते हैं और सीधे खेत में डाल देते हैं। ये वरदान नहीं, अभिशाप है। कच्चा गोबर खेत में दीमक को निमंत्रण देता है। कच्चा गोबर सड़ते समय गर्मी पैदा करता है, जिससे नन्ही जड़ें जल जाती हैं। और कच्चे गोबर में खरपतवार के बीज होते हैं, जिससे खेत में घास ही घास उगाती है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है वेस्ट डीकंपोजर। गाजियाबाद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कल्चर तैयार किया है जो गोबर को गलाने में माहिर है। आप 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और वेस्ट डीकंपोजर की 1 शीशी डालें। इसे 1 हफ्ते तक रखें। फिर इस घोल को अपने गोबर के ढेर पर छिड़कें। जो गोबर सड़ने में 4 महीने लेता था, वो मात्र 40 दिन में चाय की पत्ती जैसा काला और भुरभुरा हो जाएगा। ये साधारण खाद नहीं है, ये सुपर खाद है। इसमें जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में होती है। अगर आप ऐसी खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको रासायनिक डीएपी की मात्रा आधी करनी पड़ सकती है। तीसरा तरीका, फसल अवशेष प्रबंधन। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज भी कई किसान भाई अपनी ही दौलत को आग लगा देते हैं। पराली जलाना, नरवाई जलाना मतलब अपने खेत के नोट जलाना है। जरा विज्ञान की नजर से देखें। जब आप खेत में आग लगाते हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह, जो सबसे उपजाऊ होती है, वो जल जाती है। वहां मौजूद केंचुए और मित्र कीट तड़प कर मर जाते हैं। मिट्टी का कार्बन उड़ जाता है। जमीन पत्थर जैसी हो जाती है। इसके बजाय आप मल्चर का प्रयोग करें या रोटावेटर का प्रयोग करें। फसल के अवशेषों को मिट्टी में ही मिलाएं। शुरू में आपको लगेगा कि जुताई का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन विश्वास मानिए, जब ये अवशेष सड़ेगा तो ये अगली फसल के लिए मुफ्त की खाद बनेगा। ये जमीन में नमी को बचाकर रखेगा। अब हम बात करेंगे उस समस्या की जिसकी वजह से आप दुकानदारों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन फसल पीली की पीली रहती है। वो समस्या है मिट्टी का पीएच मान। पीएच मान का मतलब है मिट्टी की तासीर। क्या आपकी मिट्टी अम्लीय है, यानी खट्टी है, या नमकीन है? पौधे को भोजन लेने के लिए एक सही वातावरण चाहिए होता है। मिट्टी का पीएच मान अगर 6.5 से 7.5 के बीच में है तो ये खेती के लिए स्वर्ग है। इस मान पर मिट्टी में मौजूद सारे पोषक तत्व, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटाश हो, सब खुले रहते हैं। पौधे की जड़ें आसानी से उन्हें चूस सकती हैं। लेकिन अगर पीएच मान 8 या 8.5 से ऊपर चला गया तो क्या होगा? इसे कहते हैं क्षारीय मिट्टी, उसरा मिट्टी। ऐसी मिट्टी में रासायनिक क्रियाएं बदल जाती हैं। मिट्टी पोषक तत्वों को अपने साथ चिपका लेती है, लॉक कर लेती है। आप ऊपर से जिंक डालते हैं, लेकिन मिट्टी उसे पकड़ लेती है, पौधे को नहीं देती। आप लोहा डालते हैं, मिट्टी उसे भी जकड़ लेती है। किसान सोचता है कि मैंने तो खाद डाली थी, फिर कमी क्यों दिख रही है? कमी इसलिए है क्योंकि आपकी मिट्टी का ताला बंद है। और अगर पीएच मान 6 से नीचे चला जाए तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। वहां एल्यूमिनियम और लोहा इतना बढ़ जाता है कि वो जड़ों के लिए जहर बन जाता है। जड़ें जलने लगती हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है मिट्टी की जांच। अंधेरे में तीर चलाना बंद करें। हर 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच सरकारी लैब में जरूर करवाएं। ये रिपोर्ट कार्ड है आपके खेत का। अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज्यादा है, मिट्टी में सफेदी दिखती है या पपड़ी जमती है, तो इसका एकमात्र और सबसे सस्ता इलाज है जिप्सम। जिप्सम, जिसमें कैल्शियम और सल्फर होता है, ये मिट्टी सुधारने का ब्रह्मास्त्र है। जब आप खेत में जिप्सम डालते हैं तो जिप्सम का कैल्शियम मिट्टी में जमे हुए सोडियम यानी नमक को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। मिट्टी के कण जो आपस में चिपके हुए थे वे खुल जाते हैं। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। बंजर जमीन सुधारने का मैं आपको एक पक्का फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें, फिर मजबूत मेड़बंदी करें ताकि पानी बाहर ना जाए। फिर मिट्टी जांच के हिसाब से आमतौर पर 10 से 15 क्विंटल जिप्सम प्रति एकड़ बिखेर दें। जिप्सम डालने के बाद खेत को पानी से लबालब भर दें। पानी को 10 से 15 दिन खड़ा रहने दें। इस दौरान एक रासायनिक क्रिया होगी
सारा नमक पानी में घुलकर जमीन के बहुत नीचे चला जाएगा। जब पानी सूख जाए तो वहां ढैंचा की बुवाई करें और उसे मिट्टी में मिला दें। यकीन मानिए, जो जमीन सालों से बंजर पड़ी थी वहां भी सोना उगने लगेगा। ये विज्ञान है, जादू नहीं। अब हम चर्चा करेंगे पोषक तत्वों के प्रबंधन की। हमारे किसान भाई सिर्फ 3 शब्दों को जानते हैं, एन, पी और के, यानी यूरिया और डीएपी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ यूरिया और डीएपी डालते रहेंगे तो बाकी 14 तत्व कहां से आएंगे? मिट्टी का खजाना तो धीरे धीरे खाली हो रहा है। यही कारण है कि आजकल फसलों में अजीब अजीब बीमारियां आ रही हैं। बालियां खाली रह जाती हैं, दाने पिचक जाते हैं, फल फट जाते हैं। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, पत्ते ईंट जैसे लाल हो जाते हैं और पौधा बौना रह जाता है। सल्फर की कमी से तिलहनी फसलों में तेल कम बनता है और दाने में चमक नहीं आती। बोरॉन की कमी से फल और तने फटने लगते हैं और परागण सही से नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संतुलित आहार देना होगा। जैसे हम सिर्फ रोटी खाकर जिंदा नहीं रह सकते, हमें दाल, सब्जी और सलाद भी चाहिए, वैसे ही पौधे को भी सब कुछ चाहिए। साल में एक बार बेसल डोज के समय यानी बुआई के समय मिट्टी में 5 से 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर जरूर डालें। इसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज सब कुछ मिला होता है। ये भले ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनके बिना फसल अधूरी है। याद रखिए, लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि अगर एक भी तत्व की कमी हुई तो पैदावार उसी स्तर पर रुक जाएगी, चाहे आपने बाकी खाद कितनी भी डाली हो। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी खेती की लागत को सीधा आधा कर सकता है। ये है बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक टीकों का रहस्य। आप जो डीएपी खेत में डालते हैं उसका 70% हिस्सा मिट्टी में जाकर बेकार हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यानी आप जो पैसा खर्च करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय है पीएसबी कल्चर, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पत्थर बनकर जमे हुए फॉस्फोरस को घोल देते हैं। ये एक तरह का तेजाब छोड़ते हैं, जिससे जमा हुआ फॉस्फोरस पिघल जाता है और पौधे को मिल जाता है। अगर आप बीज बोने से पहले उसे पीएसबी कल्चर से उपचारित करते हैं या गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालते हैं, तो ये बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में काम करना शुरू कर देते हैं। ये आपके खेत में पहले से पड़ी हुई खाद को पौधे तक पहुंचाते हैं। इससे न केवल आपकी डीएपी की बचत होती है, बल्कि पैदावार भी 10 से 15% बढ़ जाती है। इसी तरह एक और जादुई बैक्टीरिया है एजिटोबैक्टर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये हवा में मुफ्त में मौजूद है, लेकिन पौधा इसे सीधा नहीं ले सकता। एजिटोबैक्टर वो मशीन है जो हवा से नाइट्रोजन को पकड़ता है और उसे अमोनिया में बदलकर पौधे की जड़ों को देता है। ये कुदरती यूरिया की फैक्ट्री है। गेहूं, सरसों, मक्का, ज्वार जैसी फसलों में एजिटोबैक्टर का प्रयोग जरूर करें। दलहनी फसलों जैसे चना, मूंग, उड़द के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। राइजोबियम उनकी जड़ों में गांठें बनाता है और जीवन भर नाइट्रोजन देता रहता है। एक और मित्र है जिसे किसान का बॉडीगार्ड कहा जा सकता है, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है। ये दुश्मन फफूंद का काल है। अक्सर हम देखते हैं कि उकठा रोग, जड़ गलन या तना गलन की वजह से खड़ी फसल सूख जाती है। किसान बाद में महंगी दवाइयां डालता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ट्राइकोडर्मा को अगर आप बुआई से पहले गोबर की खाद में मिलाकर खेत में बिखेर दें तो ये मिट्टी में अपना घर बना लेता है। जैसे ही कोई बीमारी वाली फफूंद आती है, ट्राइकोडर्मा उसे खा जाता है। ये आपके खेत का टीकाकरण है। ये मिट्टी जनित रोगों का सबसे सस्ता और कारगर इलाज है। अब बात करते हैं पानी के सही इस्तेमाल की। जल ही जीवन है, लेकिन अधिक जल जहर भी है। परंपरागत खेती में हम खेत को पानी से लबालब भर देते हैं। इसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। इससे मिट्टी के छिद्र बंद हो जाते हैं, जड़ों को हवा मिलनी बंद हो जाती है और पौधा तनाव में आ जाता है और पीला पड़ने लगता है। साथ ही ज्यादा पानी से पोषक तत्व घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, जहां जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। समय बदल गया है। अब बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का जमाना है। ड्रिप इरिगेशन से आप पानी सीधा जड़ में देते हैं। इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ में आप खाद को भी पानी में घोलकर दे सकते हैं, जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन से खाद का एक एक दाना पौधे के काम आता है।
अगर ड्रिप लगाना संभव नहीं है तो कम से कम ये ध्यान रखें कि पानी उतना ही दें जितनी नमी की जरूरत है। खेत में कीचड़ न करें। अगर आपके क्षेत्र का पानी खारा है तो जिप्सम और गोबर की खाद का प्रयोग और भी जरूरी हो जाता है। खारा पानी मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है, लेकिन गोबर की खाद के कार्बनिक अम्ल उस खारेपन के असर को काट देते हैं। फसल चक्र ये एक ऐसा नियम है जिसे हमने भुला दिया है। बार बार एक ही खेत में एक ही फसल लेना, जैसे धान के बाद गेहूं और फिर धान के बाद गेहूं, ये मिट्टी को कंगाल बना देता है। हर फसल की पोषक तत्वों की मांग अलग होती है। साल में कम से कम एक बार या 2 साल में एक बार फसल चक्र में बदलाव जरूर करें। बीच में कोई दलहनी फसल जैसे मूंग, उड़द या ढेंचा जरूर लें। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती हैं, या फिर कम पानी वाली फसलें जैसे सरसों या चना लें। इससे मिट्टी को सांस लेने का मौका मिलता है और बीमारियों का चक्र टूट जाता है। कीट नियंत्रण में भी हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। दुकानदार के कहने पर तुरंत जहर मत छिड़किए। पहले अपने खेत का मुआयना करें। देखें कि क्या वास्तव में कीड़ों की संख्या आर्थिक नुकसान के स्तर से ऊपर है। प्रकृति ने हर दुश्मन कीट के लिए एक मित्र कीट बनाया है। लेडी बर्ड बीटल, ट्राइकोग्रामा, क्राइसोपेरा, ये सब हमारे मित्र हैं जो शत्रुओं को खाते हैं। जब हम अंधाधुंध कीटनाशक छिड़कते हैं तो सबसे पहले ये मित्र कीट मरते हैं। इसलिए हमेशा नीम तेल या जैविक कीटनाशकों से शुरुआत करें। फेरोमोन ट्रैप यानी गंधपाश का इस्तेमाल करें। प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप लगाएं। ये सस्ते तरीके हैं और वातावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। ध्यान रहे किसान साथियों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग आपका पहला नहीं बल्कि आखिरी हथियार होना चाहिए। जब सारे जैविक तरीके फेल हो जाएं, तभी रासायनों की तरफ देखें। इससे आपकी जेब का पैसा भी बचेगा और आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी। तो किसान मित्रों, निष्कर्ष यही है कि खेती कोई जुआ नहीं है, ये एक शुद्ध विज्ञान है। अगर हम अपनी मिट्टी को सिर्फ एक माध्यम न मानकर उसे एक जीवित प्राणी मानेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसे अच्छा भोजन देंगे, तो वो हमें कभी निराश नहीं करेगी। हमें अपनी पुरानी रीतियों और नई तकनीक का संगम करना होगा। हमें अंधाधुंध यूरिया डीएपी छोड़कर मिट्टी की जांच, हरी खाद और फसल अवशेष प्रबंधन की तरफ लौटना होगा। याद रखिए, अगर खेत की मिट्टी स्वस्थ है तो फसल स्वस्थ होगी। अगर फसल स्वस्थ है तो हम और आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर किसान समृद्ध है तो ये पूरा देश समृद्ध है। आज ही ये संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ को रासायनों के जहर से मुक्त करेंगे और जैविक कार्बन को बढ़ाकर अपनी मिट्टी को फिर से सोना उगलने लायक बनाएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने साथी किसानों के साथ साझा जरूर करें ताकि वो भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकें। खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी हम नई नई जानकारियां डालते रहते हैं। जाते जाते इस जानकारी को लाइक करना न भूलें और अगर अभी तक आपने एआई खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाएं हमारे इस परिवार से। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।